हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हमारी करियर प्लैनेट की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर 1 विलियन, ठीक है। और सेशन 24-25 के अकॉर्डिंग है ना। तो नया साल, नया पैटर्न, नया सेशन, देखते हैं कैसे पढ़ते हैं आप लोग और अच्छे नंबर कैसे लेके आते हैं, है ना। लाने ही है, कैसे लाते हैं मतलब कितनी पढ़ाई करके लेके आते हैं, ठीक है। पिछले साल के रिजल्ट्स देखिए बच्चे, 100 में से 100 नंबर, बहुत सारे बच्चों के 100 में से 100 नंबर है। मैंने आपको एक यूट्यूब वीडियो भी दिया है, उसमें हमने सारे बच्चों के रिजल्ट शेयर किए जिन बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी करा है ना। तो आपकी भी जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं इसी चैप्टर से कंटिन्यू। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर है हमारा विलियन। अब बच्चे विलियन क्या, तो विलियन मतलब मिश्रण। अब मिश्रण तो क्या, नमक और पानी मिला दो तो मिश्रण है। लेकिन आप कहोगे नहीं मैं पानी नहीं ले रहा हूँ, मैं नमक और शक्कर मिला दूँ तो भी मिश्रण है। तो हम कहेंगे नहीं, मिश्रण होना चाहिए समांगी, होमोजीनियस। समांगी मतलब दो चीज़ें मिलके एक हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं दो पदार्थों को मिलाऊं, 3 को मिलाऊं, 4 को मिलाऊं, है ना, कितने को भी मिलाऊं, लेकिन अगर उन सबको मिलाने के बाद समांगी मिश्रण बने तो मैं कह दूंगी विलियन। बात क्लियर है। तो हम कहें ठीक है, नमक और पानी मिला दो, दोनों मिलके एक हो जाते हैं। नमक, पानी और शक्कर तीनों मिला दो तो तीनों मिलके एक हो जाते हैं। देख के थोड़ा ना बता सकते हो उसमें पानी है, देख के थोड़ा ना बता सकते हो उसमें शुगर है, या कोई घुलने वाली चीज़ मिला दो। तो समांगी मतलब समझे, कंपोजिशन थ्रू आउट सेम, एक ही अवस्था नजर आनी चाहिए। भले आपने 4 चीज़ें मिलाई है, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिक्स होने के बाद में जो मिश्रण है वो एक सार होना चाहिए, उसकी भौतिक अवस्था एक होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो विलियन बोल दो। क्लियर है। तो पहला जो पॉइंट है वो है बेटा विलियन। विलियन किसे कहते हैं, है ना। पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा सॉल्यूशंस। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, तो हिंदी में हम बोलेंगे इसको विलियन, ठीक है भाई, ठीक है। तो चैप्टर है हमारा विलियन। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप विलियन किसे कह रहे हो, ये तो बताओ। विलियन की परिभाषा दे देंगे भाई, क्या ही टेंशन है। क्या बोलेंगे बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा था, दो पदार्थों, 2 से ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मिक्स होने के बाद में मिश्रण जो है वो समांगी होना चाहिए, एक सार होना चाहिए। समांगी मतलब एक ही प्रावस्था होनी चाहिए, है ना, एक फेज होनी चाहिए। तो आपको पूरा द्रव दिखना चाहिए, पूरा ठोस दिखना चाहिए, पूरा गैस दिखना चाहिए, ठीक है भाई। तो पहला जो पॉइंट आता है बच्चे वो है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, 2 पदार्थ मिला लिए तो भी ठीक है, 2 से ज़्यादा मिला लिए तो भी ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे विलियन कहते हैं। इसमें क्या सोचना, ठीक है। तो भाई 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, क्लियर है। अब हम कहेंगे अच्छा ठीक है, विलियन 2 पदार्थों के मिक्सचर को बोल रहे हो, समांगी मिश्रण को बोल रहे हो। अब मान लो कि शुगर इन वाटर, है ना, जल में शर्करा, तो बेटा शर्करा पानी में जाते ही गायब हो जाती, तो वो कंपोनेंट, वो घटक जो विलियन बनते समय गायब हो जाए, विलियन बनने के बाद गायब हो जाए, वो होगा विलेय, सॉल्यूट। और वो कंपोनेंट, है ना, वो घटक जिसकी भौतिक अवस्था और विलियन की भौतिक अवस्था क्या हो, समान हो, उसे कहते हैं विलायक। बात समझ में आ रही। तो विलियन जो है वो 2 पदार्थों का मिश्रण है। ध्यान से सुनना मेरी बात। विलियन में क्या क्या होगा, तो तुम कहोगे विलियन में भाई एक तो आप कह रहे हो जिसको घोलते हैं, है ना, जनरली आप ऐसे बोलो, जिसको घोलते हैं वो विलेय और जिसमें घोलते हैं वो विलायक। जनरली तो बच्चे ऐसे बोलते हैं कि भाई जिसको घोला वो विलेय और जिसमें घोला वो विलायक, है ना, और दोनों का मिश्रण जो है वो विलियन। इंग्लिश में लिखना है तो विलियन को तो बोलते हैं सॉल्यूशन, है ना, विलेय को बोलते हैं सॉल्यूट और विलायक को क्या बोलते हैं, तो हम कहेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये भी ध्यान रखना थोड़ा, है ना। विलेय प्लस विलायक इक्वल्स टू विलियन। अब फर्क क्या है, हम कैसे पहचानेंगे विलेय क्या विलायक क्या,
तो बेटा जनरली विलेय कम होता है और विलायक ज़्यादा होता है, तो कम वाला विलेय, ज़्यादा वाला विलायक। लेकिन हर बार ये सही नहीं भी होगा। मान लें किसी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, कोई चीज़ भारी होती है, तो फिर क्या करेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है या वो चीज़ भारी लग रही है, तो कम चीज़ को भी पानी में घोलेंगे ना तो अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 222 ग्राम ग्लाइकोल को जल में घोला गया, तो 222.6 ग्राम ग्लाइकोल को जल में घोलो, चाहे कितने कोई घोलो, जल तो विलायक रहेगा और ग्लाइकोल विलेय रहेगा। इसमें क्या है ना, 200 ग्राम जल में घोला गया तब भी एक्व सॉल्यूशन बनता है, जलीय विलयन बनता है, तो हम उसमें जल को विलायक ही मानते हैं। तो कम ज़्यादा से आपको थोड़ा उलझना नहीं है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं कह दूं कि भाई वह घटक, विलयन में उपस्थित वह घटक जो अपनी भौतिक अवस्था बदल देता है। विलयन बनने के बाद पानी में नमक डाला तो गायब, शक्कर डाला तो गायब, ग्लाइकोल डाला तो गायब, है ना, कोई भी ठोस पदार्थ डाला जो घुल रहा है वो गायब हो जाता है। तो भाई जो गायब हो जाता है वो विलेय है, और जो नहीं गायब होता है ना, अब ऐसे तो लिख नहीं सकते गायब होता है, तो हम कहेंगे जो अपनी भौतिक अवस्था बदल देता है वो विलेय, और नहीं बदलता है वो विलायक। बात तो सही है ना। तो विलयन में वह घटक, विलयन में वह घटक जो है ना, विलयन में वो कंपोनेंट, वो घटक जो विलयन बनने के बाद या विलयन बनते समय, ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि जब विलयन बनेगा तब शुगर गायब हो जाएगा, है ना। तो विलयन बनते समय अपनी भौतिक अवस्था बदल देता है, अपनी भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है, बदल देता है ना, अपनी भौतिक अवस्था बदल देता है। ठीक है, वो क्या होगा, तो वो विलेय होगा, है ना, विलेय कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है ना। और जो नहीं बदलता है वो विलायक कहलाता है। तो मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ विलायक की भौतिक अवस्था, क्या भाई, विलायक की भौतिक अवस्था और विलयन की भौतिक अवस्था समान रहती। मतलब अगर मैं पानी में कुछ घोलती हूँ और विलयन बना रही हूँ तो विलयन जलीय ही तो बनेगा, जली तो दिखेगा, है ना। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि विलायक की भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था, नोट सारे पीडीएफ में अवेलेबल है बच्चों। विलायक की भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था विलयन के समान होती है। ठीक है, बात तो सही लग रही है, विलायक की भौतिक अवस्था विलयन के समान होती है। ठीक है, क्लियर। विलेय विलायक मिक्स होके विलयन, जो कम है वो विलेय, जो ज़्यादा है वो विलायक, और समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण वास्तविक सोल्यूशन है। क्लियर। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना बेटा, वो वास्तविक विलयन की बात कर रहे हैं, है ना। अब आपको लगेगी वास्तविक क्या है, तो बेटा विलयन तो क्या है कि धुआं भी विलयन है, समझे मेरी बात। अगर आप कहो ना धुआं, या आप कहो ना कोल्ड ड्रिंक, वो भी विलयन है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक में या धुएं में विलयन बोलेंगे, लेकिन उसको वास्तविक विलयन नहीं बोलते, उसको हम बोलते कोलॉइडी विलयन। हमें दोनों फेज पता चल जाती। पता कैसे चल जाती है, तो कोल्ड ड्रिंक में तो आपको गैस अलग फील होती है, पानी अलग फील होता है। धुआं है ना, आप धुआं बिल्कुल है ना, मान लो एक बारीक छेद में से धुएं को पास कर रहे हैं और आप हाथ रख दो या कोई कपड़ा रख दो या सफ़ेद कागज़ रख दो, तो कार्बन आपको अलग होता हुआ दिखेगा। लेकिन पानी में नमक घोला है, आप अलग कर लो, चलनी ले लो, कुछ भी ले लो, तो आपको होगा नहीं यार ये तो अलग नहीं हो रहा। जंतु झिल्ली ले लो, कितनी बारीक झिल्ली ले लो, तो आपको होगा नहीं ये तो अलग नहीं हो रहा। तो जो अलग नहीं कर पा रहा है, आई बात समझ में, है ना, क्योंकि कणों का आकार इतना छोटा है कि आप अलग नहीं कर पा रहे हो, तो वास्तविक विलयन है। और आप अलग कर पा रहे हो तो फिर वो कोलॉइडी विलयन है। आगे बात समझ में, है ना। तो वास्तविक विलयन में कणों का आकार, वास्तविक विलयन में कणों का आकार, तो बच्चे आपको लिखना है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। समझे मेरी बात। वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से, तो आपको बताना है छोटा होता है। ठीक है, फिर तो क्या ही टेंशन है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। क्लियर। विलेय विलायक इक्वल्स टू विलयन, है ना। अब हमने याद हो
तो विलेयता गुणनफल पढ़ा था क्लास 11th में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो एनसीईआरटी में थोड़ा टाइटल है ना, और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेईई मेंस का एग्जाम हो। एनसीईआरटी को आप छोड़ोगे नहीं, इसको धोखा दिया तो ये आपको धोखा दे देगी। तो छोटी छोटी लाइनें लिखी हुई है, नहीं भी पूछे सवाल बट लिखा हुआ तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी कहता है कि विलेयता गुणनफल के आधार पे विलयन को बांटो ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। क्लास 11 में पढ़ा था बेटा विलेयता गुणनफल आयनिक साम्य में केएसपी, है ना, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल केएसपी के आधार पर विलयन, ठीक है। अब केएसपी हम उस लवण के लिए निकालते हैं जो अल्प विलेय है, स्पेरिंगली सोल्यूबल, मतलब नॉर्मली तो घुलता ही नहीं है, लेकिन उच्च सांद्रता ले ली, जल ज़्यादा ले लिया, सांद्रता उसकी कम ले ली, है ना, तो थोड़ा बहुत घुल जाता है। जैसे AgCl, तो तुम कहोगे तो वाइट पीपीटी होता है, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा AgCl होगा तो वाइट पीपीटी हो जाएगा, बहुत जल्दी पीपीटी बना लेता है ना, लेकिन AgCl कम है और पानी ज़्यादा है, ठीक है, तो तुम देखोगे घुल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं विलेयता गुणनफल की आयनों की सांद्रता कितनी है। तो फिलहाल इसको पढ़ते हैं। विलेयता गुणनफल के आधार पर विलयन, तो बच्चे आप कहोगे विलेयता गुणनफल के आधार पर विलयन जो है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है भाई। विलेयता गुणनफल के आधार पर हम विलयन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से? तो पहला तुम बोलोगे असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ठीक है बेटा। असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा, तो दूसरा तुम बोलोगे संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा बोलोगे सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त, है ना, अति हो गई तो अति संतृप्त विलयन, ठीक है, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन को आपको पढ़ना है सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहे हो आप असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त से, ठीक है। देखो पहला मेरे पास है असंतृप्त विलयन, है ना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड, है ना। अब अनसैचुरेटेड गया तो देखो बेटा, मान लो मैंने एक यौगिक घोला AB, आयनिक यौगिक AB, A+B-, तो ये पानी में जाएगा तो A+ अलग है, B- अलग है, ये आयन से और आयनों की सांद्रता और विलेयता गुणनफल किसी विलायक को, किसी विलायक की विलेय को अपने अंदर घोलने की पावर है कि मेरी ताकत इतनी है, मैं इतना काम कर सकता हूँ, तो विलायक कितना घोल सकता है वो विलेयता गुणनफल है। आई बात समझ में? अब आप कह रहे हो कि KSP तो बहुत ज़्यादा है, मतलब विलयन की, विलायक की, सॉरी पानी की, विलायक की अपने अंदर घोलने की ताकत तो बहुत ज़्यादा है और इतने आयंस तो आपके पास है ही नहीं, समझे? आप कह रहे हो A+ और B- तो कम है और KSP क्या है, ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो यदि आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल A+ और B- को मल्टीप्लाई करके लिखा है, ध्यान से देखो, है ना, तो यदि आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल, आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल KSP से कम हो, गुणनफल, है ना, आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन, आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल KSP, KSP क्या है बेटा, विलेयता गुणनफल, ठीक है। मैं बार बार विलेयता गुणनफल नहीं लिखूंगी, KSP लिखूंगी, ठीक है। विलेयता गुणनफल यानी KSP से कम हो। आपके पास इतने आयंस है ही नहीं जितनी घोलने की पावर है, अरे तो पावर तो ज़्यादा है, अंदर तो आयन पहुंचा ही नहीं, मतलब वो तो प्रॉपर अभी संतृप्त ही नहीं हुआ है, आप तो कम पड़ गया, तो कम पड़ गया तो असंतृप्त हुआ, अनसैचुरेटेड। तो यदि आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल KSP से क्या हो, कम हो, KSP से
कम हो, है ना। तो यह विलयन क्या होगा, तो हम कहेंगे तो दिख ही रहा है भाई, यह विलयन असंतृप्त विलयन होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन होगा। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई, असंतृप्त विलयन होगा। क्लियर, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा बनाते हैं, है ना, सेकंड पॉइंट बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, यदि सेकंड असंतृप्त विलयन है ना, अब हम लेते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब जितनी ताकत है उतने आयंस प्रेजेंट है, जितनी मेरी आयनों को घोलने की क्षमता है उतने आयन आपने बना रखे, है ना। मतलब अगर विलेयता गुणनफल का मान और आयनिक सांद्रताएं बराबर है ना, कि मान लो मैं 4 रोटी खा सकता हूँ और 4 रोटी अवेलेबल है, क्षमता भी 4 की, अवेलेबल भी 4, तो बस ठीक है, संतृप्त है। या क्षमता तो 4 की थी, लाए 2 ही हो, तो फिर असंतृप्त है। ठीक है, तो इसको मेरे को लैंग्वेज में नहीं लिखूं, समझ जाओगे ना। यदि आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल KSV के बराबर है तो ऐसा क्या हो जाएगा, विलयन संतृप्त विलयन, है ना। इंपॉर्टेंट चीज आपकी है ना बेटा ये है, इसको है ना आपको बस ये पता होना चाहिए, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इसकी लैंग्वेज हमने एक बार ऊपर लिख दी है। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चे असंतृप्त विलयन, सॉरी अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेशन, अति संतृप्त विलयन। तो अब क्या बोलोगी, तो तुम कहोगे ना अति संतृप्त, अति होगी, है ना, कि मैं 4 रोटी खा सकता हूँ लेकिन आप तो 8 लिए है, तो 8 लिए तो मैं क्या करूँगा, मैं खा नहीं सकूँगा, मना कर दूँगा। तो यहाँ मना कर दूंगा मतलब घोलने से मना करते हैं भाई, मैं नहीं घोलूंगा। तो जो चीज़ घुलना बंद हो जाती है उसको बोलते हैं अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। और ये जो कंडीशन है हाइपर सैचुरेशन और सुपर सैचुरेशन। क्लियर। तो आप बताओगे कि अगर आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल ज़्यादा है और KSV क्या है, कम है, कि भाई मैं इतना घोल ही नहीं पा रहा हूँ जितने आप आयंस क्या कर रहे हो, लेके आ गए, आप इतने आयंस ले आए थे, तुम्हारी ताकत ही नहीं घोलने की। तो ये कंडीशन क्या है बच्चे, हाइपर सैचुरेशन। ठीक है, तो इसको आपको लैंग्वेज में भी बताना है ना। क्या बोलेंगे हम, तो हम कहेंगे देखो इतने आयंस लिए आए हो, आयनों की सांद्रता, यदि आयनिक सांद्रता का गुणनफल, आयनिक सांद्रता समझे ना, मैंने नमक बोला NaCl, तो Na+ और Cl-, लेकिन KSV उसके लिए नहीं लगता है जो आराम से घुलता ही जाए। KSV उसके लिए लगता है जो अल्प विलेय हो, थोड़ा घुल जाए उसके बाद में अवक्षेपित हो जाए, उसके हिसाब से बता रहा है। ठीक है, तो यदि आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल, आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल KSV से ज्यादा हो, KSV से ज्यादा हो, KSV से अधिक हो, ठीक है, यदि आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल KSV से अधिक हो तो वही ऐसा विलयन सुपर सैचुरेटेड, ऐसा विलयन अति संतृप्त विलयन होता है, अति संतृप्त विलयन होता है। बोलो कोई समस्या है क्या? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने चलिए भी मान लिया है ना। अब देखो इस स्थिति में सुपर सैचुरेशन में क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई अगर आयनिक सांद्रताएं ज्यादा हो गई, इस स्थिति में कौन सी स्थिति, क्या आप कह रहे हो कि भाई हमारे पास जो आयंस है उनकी सांद्रताएं ज्यादा है और आपकी घोलने की क्षमता क्या है, कम है। तो बच्चे इस कंडीशन में अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, है ना, अवक्षेपण होगा। अवक्षेपण समझते हो, पीपीटी आना, है ना, जैसे दूध में मलाई आ जाती है ना, उसको पीपीटी बोलते हैं एक तरीके से, घुलती तो है नहीं, है ना, होती तो उसके अंदर ही घुली भी रहती है, लेकिन आपने इतना उसको गर्म कर दिया और उसका सारा पानी उड़ा दिया, क्या वो क्या होगी, अवक्षेपित होगी, तो अब वो घुलेगी नहीं। ठीक है, तो अवक्षेपण मतलब प्रेसिपिटेशन,
बोलो बेटा, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अवक्षेपण होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, क्लियर है ना? तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, केएसपी के आधार पे आपने कहा विलयन 3 तरह का है। केएसपी अल्प विलेय लवण के लिए निकालते हैं बच्चे, ध्यान रखेंगे मेरी बातों को, है ना? केएसपी क्या है? विलेयता गुणनफल, इसका निर्धारण, है ना? ये थोड़े पानी में नमक घोलो केएसपी निकालो, नहीं, केएसपी का निर्धारण स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, क्या बेटा? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, अल्प विलेय लवण के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, मान लिया, चलो केएसपी का निर्धारण अल्प विलेय लवण के लिए किया जाता है। क्लियर है? कोई टेंशन नहीं। तो हम कहेंगे चलो ये भी ठीक है। अब हुआ क्या कि आपके पास जो विलयन है, मान लो कि आपके पास जो विलयन है उसमें 2 ही घटक हैं, है ना? अगर मैं कहूँ कि ऐसा विलयन जिसमें 2 घटक है, यदि विलयन में 2 घटक हो, यदि विलयन में 2 घटक हो, बोलो, ऐसा विलयन जिसमें 2 ही घटक हो, मतलब नमक और पानी ही मिला है और कुछ नहीं मिला है, तीसरी चीज मिला ही नहीं, तो उसे आप बोलेंगे द्विअंगी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। क्लियर बेटा? द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। बोलो, ऐसा विलयन जिसमें 2 ही घटक हो, द्विअंगी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है? फिर मैं कहूँगी नहीं, मान लो 3 घटक हो, यदि विलयन में तीन घटक हो, तो ये क्या बात हुई? 3 चीजों को मिलकर बनाया, तो आपने कहा शुगर भी डाल दिया, सॉल्ट भी डाल दिया, वाटर भी डाल दिया, 3 चीजें डाल दी, तो अब आप बोलो त्रिअंगी विलयन, है ना बेटा? 3 चीजें मिलाओगे तो क्या बोलोगे? त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन को अब बोलना है आपको टर्नेरी सॉल्यूशन। त्रिअंगी विलयन क्या बोलेंगे? टर्नेरी सॉल्यूशन। 4 है तो क्वाटरनरी, चतुरंगी, है ना? यदि 4 घटक हो, यदि विलयन में 4 घटक हो, ठीक है भाई, अगर आप 4 कंपोनेंट का सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो, विलयन में 4 घटक हो, तो आप बोलो उसको क्वाटरनरी, ठीक है? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है? हिंदी में लिख रहे हैं हम चतुरंगी विलयन। बोलो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो पहला पॉइंट मैंने आपको सिखाया विलयन क्या है, तो आप कहोगे विलयन क्या है ना? 2 पदार्थों को मिला लो और समांगी मिश्रण बना दो। 2 से ज़्यादा मिलाओगे तो भी वो तकलीफ तो है नहीं, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब विलयन में एक तो विलेय होगा, एक विलायक, एक जिसको घोलेंगे, एक जिसमें घोलेंगे। अब ये क्या बात हुई? तो भाई जो गायब हो जाएगा वो विलेय, और जिसमें जो गायब नहीं होगा वो विलायक, जो कम होगा जनरली वो विलेय, और जो ज़्यादा होगा वो विलायक। ठीक है? तो जो भौतिक अवस्था बदल दे वो विलेय, और जो भौतिक अवस्था ना बदली उसकी अवस्था और विलयन की भौतिक अवस्था समान हो तो हम कहेंगे ठीक है वो विलायक है। अब वास्तविक विलयन ही है हमारे कोर्स में फिलहाल इस चैप्टर में, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है विलयन, उसमें वास्तविक विलयन ही है। तो वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, याद रखना है। फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल, विलेयता गुणनफल के आधार पे आप बात करो, जो अल्प विलेय लवण है उनके लिए विलेयता गुणनफल निकालते हैं, तो हम कहेंगे इसके हिसाब से 3 तरह का हुआ, असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त। असंतृप्त मतलब वो बेचारा सैचुरेटेड हुआ ही नहीं, है ना? उसकी जितनी घोलने की क्षमता है उससे आयनिक सांद्रताएं कम है। तो केएसपी जिसका ज्यादा है, आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल कम है, वो आपका असंतृप्त। सब कुछ समान है तो संतृप्त और घोलने की क्षमता कम है, और आप आयन ज्यादा दे रहे हो तो फिर सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त, और इस स्थिति में प्रेसिपिटेशन हो जाए। ठीक है? केएसपी हमेशा अल्प विलेय लवण के लिए बात करते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। बात समझ में आ गई? सिंपल है ना? अब अगर आपने 2 चीजों को मिला के विलयन बनाया बेटा तो द्विअंगी, 3 चीजों को मिला के बनाया तो त्रिअंगी, और 4 को मिला के बनाया तो चतुरंगी। इसमें क्या सोचे? ठीक है? अब मान लो मैंने कहा कि मैंने विलयन तो बना लिया, तो आप पूछोगे तो सही कि पानी में बनाया है कि हवा में बनाया है कि ठोस में बनाया है। मैंने कहा था समांगी मिश्रण, मैंने ये थोड़ा कहा था जलीय मिश्रण, है ना? एग्जाम्पल सारे वही दिए कि हाँ पानी में मिला दो, पानी में वो मिला दो, लेकिन एक्चुअली समांगी मिश्रण, आप ठोस में ठोस मिलाओ, समांगी होना चाहिए बस।
तो समांगी मिश्रण है तो विलयन है। ठीक है, तो आप कहोगे अच्छा भाई भौतिक अवस्था के आधार पे, और भौतिक अवस्था भी किसकी, विलयन की, आपको विलयन के रूप में क्या दिया है। ठीक है, तो हम कहेंगे विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण हम डिवाइड कर लेते हैं भाई। विलयन हमारा पानी में बनाया है कि हवा में बनाया है कि ठोस में बनाया, ठीक है, क्या ही दिक्कत है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, कि भाई आपने विलयन की भौतिक अवस्था को सोच के विलयन को कैटेगराइज किया। ठीक है, अब देखो अगर तुमने विलयन को गैस में बनाया तो गैसीय विलयन है ना। अगर मैंने गैस में कुछ घोला है, जैसे कॉकरोच मारने का स्प्रे होता है ना, गैस में ही तो घोलते हैं, मतलब हवा में स्प्रे कर देते हैं, तो होता तो द्रव है ना, लेकिन मिक्स हो गया गैस में, है ना। या तुम परफ्यूम लगाते हो तो होता तो लिक्विड है ना, अल्कोहलिक फॉर्म में होता है परफ्यूम, तो होता अपने पास लिक्विड है, फील करो द्रव आएगा, लेकिन वो फैल जाता है, तो हम कहेंगे हाँ फैल गया, तो हवा में चला गया, तो विलयन है ना, गायब हो गया, दिखता तो है नहीं, लेकिन मिक्स है, दोनों मिक्स होते, खुशबू आ ही रही है ना। अब वो कॉकरोच मारने की गंदी सी आती है, परफ्यूम की अच्छी सी आती है, पर आ तो रही है ना। ठीक है, तो वो गैसीय विलयन है। ठीक है, अब पानी में कुछ घोलोगे तो बेटा वो लिक्विड सॉल्यूशन है, द्रवीय विलयन। ठीक है, तो हवा में घोला, पानी में घोला और ठोस में घोला। अभी ठोस में कैसे, तो बता रही हूँ, तो ठोस विलयन भी पॉसिबल है, सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में लिखेंगे बच्चे, काम आती है आगे, है ना। गैसीय विलयन इंग्लिश में लिखेंगे गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, द्रवीय विलयन तो आपको बोलना है लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, और ठोस विलयन तो बच्चे आपको बोलना है सॉलिड सॉल्यूशन। ठोस विलयन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब गैसीय विलयन मतलब यहाँ पे हमने जो भी घोला है वो गैस में घोला है, और मैंने तो आपको पहले ही बताया था जो विलायक की भौतिक अवस्था होती है वही विलयन की भौतिक अवस्था होती है। तो गैसीय विलयन मतलब आपने विलायक गैस रखा है। ठीक है, द्रवीय विलयन मतलब आपने यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया है, जो विलयन कोई भी चीज को घोला है ना, वो द्रव में घोला है। और ठोस विलयन बच्चे तो आपने जो भी घोला है वो ठोस में घोला है। अब आपने चाहे ठोस में द्रव घोला है या फिर आपने ठोस में गैस घोली है या ठोस में ठोस घोला है। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं भाई ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये हम टू दी पॉइंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के एक एक लाइन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी ने आपको दिया है पहले विलयन का नाम बताओ, है ना। विलयन का नाम मतलब आप गैसीय विलयन की बात कर रहे हो, आप ठोस विलयन की बात कर रहे हो, कि आप द्रव विलयन की बात कर रहे हो। ठीक है, फिर आप विलेय का नाम बता दो। ठीक है, फिर आप विलायक का नाम बता दो, है ना, और फिर आप उदाहरण दे दो। ठीक है, और एग्जाम में सवाल उल्टा आएगा, उदाहरण दे देगा और तुमसे पूछेगा कि लो बताओ विलेय कौन है, विलायक कौन है, और उदाहरण मैं दे देता हूँ, है ना, या इस विलयन का प्रकार क्या है, ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है आपको एग्जाम्पल एग्जामिनर देगा, ठीक है, और आपको एज इट इज इसको बताना है विलेय कौन है, विलायक कौन है। ठीक है, तो देखो मैं भी तुम्हें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताऊं तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले दिया है गैसीय सॉल्यूशन, गैसीय विलयन। ठीक है भाई, गैसीय विलयन मतलब जो भी घोलूंगा गैस में घोलूंगा और तो मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं। गैसीय सॉल्यूशन, गैसीय विलयन, समझ में आया। जो भी घोलूंगा वो गैस में घोलूंगा, तो विलायक कौन होगा, तो मैं कहूंगी गैस। गैसीय विलयन में विलायक कौन होगा, गैस। विलेय तो भाई एक बार मैं गैस में गैस घोल दूंगी, एक बार गैस में द्रव घोल देंगे और एक बार गैस में ठोस घोल देंगे। तकलीफ क्या है, गैस में ठोस कैसे घोलोगे, तो कपूर को रख दो। कपूर क्या होता है, कपूर की गोलियां होती है, नैफ्थलीन की गोलियां रख दो, है ना। या बाथरूम में जो रूम स्प्रे, रूम क्या होता है, एयर प्योरीफायर होता है ना, अच्छी खुशबू देने वाला कोई पदार्थ होता है, ठोस होता है ना, रख दो, ओडोनिल रख दो, तो उसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाएगी। या कार में रख देते अपन, कार परफ्यूम सॉलिड ही तो होता है, तो रखो ठोस को, उसकी खुशबू फैल जाएगी।
घुल रहा है ना, तो ठोस हवा में क्यों नहीं घुलता है? जो भी चीज़ अपनी खुशबू दे रही है तो ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो रही, घुलता है दिमाग में नहीं आता, होता तो ही। तो हम यहाँ बात तो सही है। तो गैसीय विलयन मतलब विलायक आपका गैस होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम एक बार तो गैस घोलेंगे, है ना, उदाहरण देंगे उसको, दूसरी बार हम द्रव घोलेंगे और तीसरी बार हम, कॉपी कर लेते हो पहले मैं इसको, एक बार हम गैस घोलेंगे, एक बार हम द्रव घोलेंगे और एक बार हम ठोस घोलेंगे, ठीक है। अब देखो गैसीय विलयन, तो विलायक तो गैस ही रहेगा, है ना, विलायक क्या रहेगा आपका? गैस रहेगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट आपका हमेशा गैस फॉर्म में रहेगा, ओके, सॉल्वेंट हमेशा गैस फॉर्म में रहेगा। सोल्यूट जो है वेदर इट इज गैस और इट इज लिक्विड और इट इज सॉलिड, ठीक है। उदाहरण दो, तो देखो अगर मैं कहूं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, आपने क्या किया? ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण, क्यों ले हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण? कुछ भी मिला लोगे तो ले लेंगे क्या? तो हम कहेंगे हाँ लेना जरूरी है। देखो सांस लेते हैं, हवा इनहेल करते हैं। अब अपन जहाँ रहते हैं हवा वैसी है ना, गांव में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जंगल वाले एरिया में तो शुद्ध होगा। शहर में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के में रहते हैं तो पोल्यूशन है, तो हवा में आपको बहुत गंदगी मिलती है ना। लेकिन नॉर्मली मान लोगे ना, अभी कोरोना था तो लोग सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर पे आ गए, तो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, या किसी को दमा है, अस्थमेटिक है और मान लो इतनी तकलीफ है कि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना है, तो कोई ऑक्सीजन में सांस ले लेंगे क्या? हमें आदत है हवा में सांस लेने की, वायु में सांस लेने की। वायु में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है ना। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो बाजार से घर में लाओगे वो कोई ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है, बोलते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर है, लेकिन हवा ही है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्योर है, ठीक है। और थोड़ी हल्की होती है, जल्दी जल्दी आदमी फटाफट सांस लेके और इनहेल कर लेता है, समझे मेरी बात? तो लेना जरूरी है ना ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण। तो बेटा ऑक्सीजन क्या है? गैस। नाइट्रोजन क्या है? गैस। और जो मिलेगा तो वो गैस एक तो मिलेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा गैसीय विलयन। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, बात तो ठीक। अब द्रव को गैस में घोले, तो मैंने कहा था ना मच्छर मारने की दवाई ले, परफ्यूम ले, या एनसीईआरटी में जो उदाहरण है, एनसीईआरटी में देखो उदाहरण है क्लोरोफॉर्म का वायु में मिश्रण। तो बेटा क्लोरोफॉर्म तो लिक्विड होता है, पुरानी फिल्में देखी हो, है ना। तो जो विलन होता है, बदमाश होता है, वो फटाफट क्लोरोफॉर्म लगा लेता है रुमाल पे और इनहेल करा देता है हीरोइन को या जिसको भी बेहोश करना हो। तो क्लोरोफॉर्म हवा में रखोगे तो उड़ जाता है, वो सांस के थ्रू उसने ले लिया, लिक्विड है तो लिया कैसे? द्रव था तो पी लेती ना, क्या पी लेता जिसको बेहोश कर रहा है, लेकिन पिया थोड़ा ना, उसने नाक पर रखा, वो इनहेल कर दिया, क्योंकि वो फटाक से क्या होगा, वायु में मिश्रित हो जाता है, तो सांस के थ्रू अंदर आ जाता है बॉडी में और आते आदमी बेहोश हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का वायु में मिश्रण, तो बेटा क्लोरोफॉर्म को उसने रुमाल पे स्प्रे किया, मतलब रुमाल पे डाला, पहले वो लिक्विड था लेकिन हवा के संपर्क में आते ही मिक्स हो गया, है ना। तो द्रव और वायु, तो क्लोरोफॉर्म का वायु में मिश्रण, क्लोरोफॉर्म का वायु में मिश्रण। बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? क्लियर? तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, वायु क्या है? गैस है, ठीक है। अब आप कह रहे हो चलो यहाँ भी मैं मान लेता हूँ ठोस गैस का विलयन, तो फिर मैंने तुम्हें बताया ना कपूर ले लो। अच्छा यहाँ वायु मत लो, फिर वायु तो खुद ही मिश्रण है, तो बच्चे तंग होते हैं, वायु क्यों लिख रहे हो? नाइट्रोजन, आपके एनसीईआरटी में नाइट्रोजन लिखा है, अब नाइट्रोजन, ठीक है। कुछ चीज़ें टू दी पॉइंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़नी है तो हम उसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब ठोस, तो मैंने कहा ना कपूर को रख दो, नेफ्थलीन की गोली को रख दो, हवा में चली जाएगी अपने आप, है ना। तो मैं नाइट्रोजन ले लेती हूँ हवा की जगह, तो कपूर का नाइट्रोजन में मिश्रण, ठीक है। नाइट्रोजन की जगह वायु क्यों नहीं लिख रही हूँ? लिख तो सकती थी, लेकिन वायु में फिर लगता है कि जल वाष्प भी है, वायु में धूल मिट्टी भी है ने, बहुत सारा मिश्रण है, तो फिर आप तो विलयन की बात कर रहे हो, समांगी मिश्रण की, इसलिए मैंने उसको नाइट्रोजन बना दिया। तो कपूर का नाइट्रोजन में मिश्रण, ठीक है। तो मान लो तुमसे पूछे कॉकरोच मारने की स्प्रे को मैंने हवा में छोड़ा, तो कॉकरोच मारने का जो स्प्रे है वो लिक्विड है, कॉकरोच है, मच्छर मक्खी जो भी है वो लिक्विड था, हवा में जाते ही वो क्या हो गया? मिक्स हो गया। अब आपको लगे वो तो द्रव था, वो हवा में चला गया, तो शक्कर भी तो पहले ठोस थी,
फिर पानी में चली गई, फिर गायब हो गई, मुझे दिखी नहीं, है तो उसके अंदर ही ना। वैसे कि वैसे बाद में चेंज हुआ, पहले द्रव था ना, लेकिन घुलने के बाद ही तो विलियन बना। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, छोड़ दो उसको, स्प्रे कर दिया, अब वो क्या हो गया, हवा में चला गया, अब वो मिश्रण बना, अब मैं उसको विलियन बोल रही हूँ, पहले थोड़ा ना बोल रही थी। तो बच्चों के दिमाग में आता है क्लोरोफॉर्म तो लिक्विड है ना, नाइट्रोजन तो गैस है ना, विलियन कैसे हुआ? अरे भाई मिक्स होने के बाद दोनों एक हो गए। हवा में क्लोरोफॉर्म है तो हम इनहेल करते ही बेहोश हो जाएंगे, आई बात समझ में? ऐसे ही तो पहले शुगर थी लेकिन पानी में जाने के बाद गायब हो गई ना। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म है, कपूर है, छोड़ दो हवा में, गायब हो जाएंगे ना, और गायब होने के बाद ही तो विलियन बनेगा। तो टेंशन किस बात का, समझे ना मेरी बात? फिर टेंशन किस बात का? ठीक है, तो ये तो बात थी बच्चों गैसियस सॉल्यूशन की, गैसीय विलियन की। अब अगर मैं बात करूँ कि नहीं गैसीय विलियन नहीं लो, गैसीय विलियन तो 3 था, यहाँ 3 कंडीशन थी वो मैंने बता दी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ले लें लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलियन। ठीक है, तो भाई द्रव विलियन, अब द्रव में मैं क्या क्या घोल सकती हूँ? तो द्रव में मैं गैस घोल सकती हूँ, द्रव में मैं द्रव भी घोल सकती हूँ, और द्रव में मैं ठोस भी घोल सकती हूँ। ठीक है, लेकिन विलायक तो हमेशा द्रव ही रहेगा ना, है ना? विलायक तो ऑल टाइम क्या रहेगा, लिक्विड ही रहेगा, द्रव ही रहेगा, है ना? आपकी इच्छा है गैस घोलो, द्रव घोलो, ठोस घोलो, विलायक तो वही रहेगा। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। अब बताओ कि द्रव में गैस घुली और समांगी। अब बच्चे कोल्ड ड्रिंक लिख देते हैं, आप लिख सकते हो कोल्ड ड्रिंक को, सही है, लेकिन वो कोलोइडी विलियन। कोल्ड ड्रिंक भी तो घुलती है ना पानी में, मतलब कोल्ड ड्रिंक में गैस घुली होती है ना पानी में, या सोडा वाटर में क्या होता है, गैस होती है ना पानी में, तो विलियन तो है ही ना, लेकिन वो समांगी नहीं है, उसको विषमांगी विलियन बोलते हैं। जनरली विलियन बोलते थे चल जाता है, लेकिन यहाँ हम समांगी विलियन की बात करें। एनसीईआरटी ने आपको एग्जैक्ट होमोजीनियस एग्जाम्पल दिए। तो जैसे मान लो कि ना मैं पानी पी रही हूँ, क्या पानी पी रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है मैं द्रव पी रहा हूँ, है ना? अब जो हम पानी पी रहे हैं, मान लो कुएं का पानी पिया या नदी का पानी पिया, तो उसी पानी में मछली भी तो आराम से तैर जाएगी ना। तो मछली सांस कैसे ले रही है, बाहर तो नहीं आएगी, हवा से तो नहीं लेगी सांस, तो तुम कहोगे नहीं वो तो उसमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, गिल्स के थ्रू सांस लेती, तो वो तो उसका बॉडी पार्ट है, कैसे सांस ले रही है, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही? तो जो भी जलीय जीव जंतु है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। और मेरी लाइन ध्यान से सुनो, जलीय जीव जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन है, पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई थी वो उसने ले ली। ठीक है, तो मैंने भी तो वही पानी पिया है, उसमें वो रह सकती है और वो पानी हम पी लेते। तो जल में घुली हुई O2 पता ही नहीं चल रहा, समांगी, इतना ज़्यादा समांगी कि मैं पता ही नहीं चल रहा। कोल्ड ड्रिंक में तो पता चल जाता है, पता चलते तुम्हारा विलियन विषमांगी हो जाता है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो गैस द्रव में घुली तो हम कहेंगे हाँ जल में घुली O2, नाइट्रोजन में घुलती, जल में घुली O2। ठीक है, तो विलियन तो है ही, समझ में आ गया, तो बहुत अच्छा विलियन है, रात दिन हम पी रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा। अब द्रव द्रव विलियन, तो लोग वाइन पी रहे हैं, पानी मिला के पीते हैं, है ना? तो द्रव द्रव विलियन तो तुम कहोगे अल्कोहल प्लस जल, है ना? अल्कोहल का जलीय विलियन। ठीक है, अल्कोहल का जलीय विलियन, लिक्विड लिक्विड हो गया। फिर तो इजी एग्जांपल है ना, द्रव ठोस, द्रव में ठोस मिलाया, हाँ तो पानी में शुगर बोल दो, शर्करा का जलीय विलियन, नमक का जलीय विलियन, यूरिया का जलीय विलियन, है ना? तो हम कहेंगे यार तो बहुत सारा है, तो मैंने लिख दिया शर्करा का जलीय विलियन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, शर्करा का जलीय विलियन। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? क्लियर है, सिंपल है ना? एनसीईआरटी में है बच्चे, पढ़ना है। तो लिक्विड सॉल्यूशन भी क्लियर है ना, यहाँ आपको जल में घुला अल्कोहल, जल में घुला अल्कोहल, जल में घुला ग्लूकोज, शुगर की जगह अल्कोहल, हाँ सॉरी शुगर की जगह ग्लूकोज ले सकते हो, कोई खास बात नहीं। ठीक है, तो हमने कहा चलो अगर द्रव विलियन कह रहे हो मतलब विलायक द्रव है, पिछली बार गैसीय विलियन बोला था मतलब विलायक गैस था। अब बारी आती है ठोस विलियन, यहाँ बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ठोस विलियन कैसे, है ना? तो मैं कह रही हूँ भाई ठोस विलियन मतलब, तो मतलब विलायक तो ठोस रहेगा, और विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी होगा। लेकिन ठोस विलियन जो तुम्हें अपीयरेंस मिल रहा है, तुम्हें दिया गया है वो ठोस है,